अच्छा, आपके पास अब अज्यूमिंग दैट कि किसी एक का थीसिस है, किसी एक की रिसर्च है जिसके अंदर ये मॉडल फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो मीडिएटर है आपका दैट इज ग्रीन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो चार वेरिएबल्स का ये मॉडल है, एक इंडिपेंडेंट है, एक मीडिएटर है और दो जो हैं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। पहले वाला जो वेरिएबल है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो अगर मैं इसको कोड करूं तो दैट बिकम्स GMP। मैं SPSS पे आपको दिखा दूं, GMP 1 2 3 4 5 6 7। इस वेरिएबल के, इस कंस्ट्रक्ट के 7 आइटम्स या 7 स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चन है। इसी तरह से ग्रीन सप्लाई चेन इंटीग्रेशन GSCI 6, EP इकोनॉमिक परफॉर्मेंस 5 आइटम्स और ENP इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस 6 आइटम्स, सही है। हमने इस मॉडल को टेस्ट करना है PLS पे और हमने इसी का डाटा को चेक किया है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमने खोला स्मार्ट PLS, इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रहा है ये न्यू प्रोजेक्ट का। हमने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास नाम लिखने का ऑप्शन आ गया। हमने उसका नाम रखा टेस्टिंग, या मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं गया न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके मैंने यहाँ पे नाम लिखा। अब मिसाल कोई भी नाम है जिसका हो उसका नाम लिखना। जैसे अब एक सिस्टम पे 4-5 एनालिसिस हो रहे हैं, तो जिस बच्चे का वो एनालिसिस हो वो अपना नाम लिखेगा, ताकि बाद में आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि कौन सा एनालिसिस किसका। टेस्टिंग लिखने के बाद, ये जो भी नाम है वो लिखने के बाद मैंने कर दिया क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, इसने मुझे दो ऑप्शंस दिए। पहला ऑप्शन है आपके पास इंपोर्ट डेटा फाइल, दूसरा है आपके पास क्रिएट मॉडल। बगैर डेटा के आप मॉडल बना नहीं सकते। कैसे? क्रिएट मॉडल पे मैंने पहले क्लिक कर दिया। उसने पूछा आपका मॉडल का टाइप क्या है। मैंने चेक किया तो यहाँ पे मॉडल की टाइप्स में बहुत सारी वैरायटी आ रही थी, बट आपने जो रन करना है दैट इज PLS SAM, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने कोई भी नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका बेसिकली मॉडल का नाम होगा, हम नॉर्मली उसको सिर्फ मॉडल लिख देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहो तो उसी स्टूडेंट का दोबारा से नाम लिख दो। ये आपके सामने ये जो साइट है ना, ये PLS मॉडल वाली जो साइट है, ये कैनवस कहलाती है। यहीं पे डायग्राम बनी। ये जो उल्टे हाथ के ऊपर साइट है, देखो लिखा हुआ है नो इंडिकेटर अवेलेबल। याद होगा मैंने उस टाइम पे भी बताया था, जिनको आप आइटम्स कह रहे हो, जिनको आप स्टेटमेंट्स कह रहे हो क्वेश्चन है, वो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं। एनालिसिस के टाइम पे कुछ जार्गन्स चेंज हो गए। जैसे एनालिसिस से पहले आपने कहा वेरिएबल, एनालिसिस के अंदर उसको आप कहोगे कंस्ट्रक्ट, सही है। एनालिसिस से पहले आपने कहा मेजर या आइटम्स, एनालिसिस में आप उसको कहोगे आगे इंडिकेटर्स। इससे पहले आपने कहा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब वो बन जाएंगे इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर रखते हैं वो कहलाते हैं एक्सोजीनियस, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की नेचर रखते हैं, मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो नेचर रखते हैं। जैसे मैं अगर इस मॉडल में आपको बताऊं तो पर्टिकुलरली जो एक्सोजीनियस वेरिएबल है वो है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बट जो इंडोजीनियस कंस्ट्रक्ट्स हैं, मतलब जो डिपेंडेंट नेचर रखने वाले कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो है आपका एक मीडिएटर GSCI और दो डिपेंडेंट प्योर डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है आपका एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस। तो इस मॉडल में 3 इंडोजीनियस है
एक एक्सोजीनियस है। क्लियर? मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर शायद ये वर्ड्स वहां पे आ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाए कि ये किस वेरिएबल का नाम है। इसी तरह से जो वेरिएबल है जिसको आप वेरिएबल कह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को वेरिएबल कह रहा हूं, एनालिसिस में जाके वो कहलाएगा LV, लुई विटॉन नहीं, लुई विटॉन नहीं, लैटेंट वेरिएबल। अब आपके पास दो ऑप्शन, आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट कहो, आप चाहो तो लैटेंट वेरिएबल कहो। अब आप सिर्फ वेरिएबल नहीं कह सकते। तो किसी जगह के ऊपर जैसे हम जब प्रिडिक्ट, इस वाले एनालिसिस में प्रिडिक्ट है ना राफे तुम्हारे वाला जो स्मार्ट PLS है उसके अंदर प्रिडिक्ट है ना, ब्लाइंड फोल्डिंग तो नहीं है ना। प्रिडिक्ट के अंदर आपको मिलेगा LVMV, तो अब आपको नहीं पता होगा ये LV क्या है, तो ये कहलाएगा लैटेंट वेरिएबल। MV का मतलब है मेजरेबल वेरिएबल। जो आइटम्स हैं उनको मेजरेबल वेरिएबल्स कहा जाता है, जो कंस्ट्रक्ट हैं या जो वेरिएबल्स हैं आपके जो मॉडल में GMP है जैसे, उसको कहते हैं लैटेंट वेरिएबल। यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं उल्टे हाथ वाले कॉलम को देखूं तो यहां पे लिखा है नो इंडिकेटर्स अवेलेबल, सेलेक्ट डाटा फाइल। तो इसका मतलब है कि पहले डाटा फाइल अपलोड होगी, उसके बाद जाके कैनवस खुलेगा, तब कैनवस पे काम हो सकता है। अगर आपने पहले कैनवस ओपन कर भी लिया तो वो काम नहीं करेगा जब तक कि आप डाटा फाइल अपलोड नहीं करोगे। मिसाल लीजिए इसकी कि आपके पास कैनवस है, आपके पास जो है वो ब्रश है, बट आपके पास पेंट्स नहीं है, तो आप कैसे तस्वीर बनाओगे? वो बेसिकली जो आपका डाटा है वो कलर्स है। तो मैंने यहां से बैक का ऑप्शन किया और मैं वापस उसी स्क्रीन पे आ गया। भले मॉडल मेरा बना हुआ है लेकिन मेरे पास डाटा फाइल नहीं है। बेटे डाटा फाइल कहां पड़ी हुई है? कहां, किसमें, क्या पड़ी हुई है? डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने इंपोर्ट डाटा फाइल पे क्लिक किया, उसने एक ब्राउजिंग का जो है वो ऑप्शन खोल दिया मेरे पास। ये मैं गया स्मार्ट PLS के सेशन में और यहाँ मेरे पास SPSS की फाइल पड़ी हुई है। बहुत दफा लोगों को ये असम्पशन होती है कि इस पे एक्सेल की फाइल ही अपलोड हो सकती है या CSV ही अपलोड हो सकती है। वो पिछले मॉडल तक था, स्मार्ट PLS 3 तक का वो लिमिटेशन थी। 4 में उन्होंने SPSS को इम्बेड कर दिया कि हम कंपैटिबल हैं, आप डायरेक्टली SPSS अपलोड कर सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ओपन कर दिया। उसने ये बॉक्स आपके सामने खोल दिया कि आपने आइटम सेलेक्ट कर लो, आपने इस मॉडल में कौन कौन से आइटम्स को रखना है। ठीक है, तो मुझे इसमें से जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के आइटम्स थे वो नहीं चाहिए, तो मैंने उनको अनचेक कर दिया। क्लियर? अब जो मेरे पास है वो देखो सारे वही आइटम्स हैं जो मुझे चाहिए मॉडल बनाने के लिए, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं। हमने इंपोर्ट किया, ये उसने डाटा की डिस्क्रिप्शन बता दी और यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि जो पहला इंडिकेटर लोड हो रहा है वो कोई डेमोग्राफिक ना हो और यहाँ पे कोई भी आइटम मिसिंग ना हो। बहुत दफ़ा मैंने ये भी देखा है बच्चों के साथ कि उन्होंने जब गूगल फॉर्म से डाटा कन्वर्ट किया SPSS पे तो अपने क्वेश्चन का पहला आइटम गायब कर दिया। फिर वो एनालिसिस कर रहे हैं और जब मेरे पास वो एनालिसिस आया चेक होने के लिए तो मुझे पता ये चला कि उसमें एक आइटम मिसिंग है। तो मैंने उससे, भाई मैं तो क्लियरली पूछ लेता, मैंने कहा भाई क्यों उड़ाया? सर उसकी वैल्यू जो है ना वो पर्टिकुलर रेंज से नीचे आ गई थी। मैंने कहा ठीक है अपलोड करके जरा दिखा दूँ बाप। तो जब उन्होंने डाटा फाइल खोली तो वो आइटम था ही नहीं डाटा। अब उन्होंने वो बोल रहे मैंने पूरा बैक ट्रेस कर लिया, कहीं पे ऐसा है ही नहीं, वो एक आइटम मिस है। हमने जब गूगल फॉर्म खुलवा दिया उसका, मतलब गूगल फॉर्म का डाटा खुलवा दिया तो वहाँ पे वो आइटम मौजूद था। उन्होंने SPSS पे कन्वर्ट करते वक्त उस आइटम को वो खाओ। ठीक है, तो घबराहट में मत करना। यहाँ पे GMP 1 है, यहाँ पे ये 7 हैं, फिर ये 6 हैं, फिर ये 5 है और ये 6 हैं, पूरे हो गए। ठीक है, क्लियर? सारे आइटम्स हैं जो हमने पहले चेक किए थे, हमने बैक चेक किया।
हम वापस इसी जगह पे आए, हमने मॉडल के ऊपर डबल क्लिक किया, हमारे पास अब कैनवस भी ओपन हो गया और यहाँ पे सारे आइटम्स भी आ गए हैं। अब हम इसकी कलर कोडिंग कर सकते हैं, मतलब अब हम कलर कर सकते हैं। इससे पहले हम कलर नहीं कर सकते थे, चाहे हमारे पास ब्रश था या नहीं। अब पहले मॉडल के अंदर उल्टे हाथ के ऊपर पहला वेरिएबल कौन सा है? GMP। तो मैंने GMP के पहले आइटम को सेलेक्ट किया, ठीक है। लैपटॉप के कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को प्रेस किया और GMP 7 तक को मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। मैंने इनको यहीं से ड्रैग किया और कैनवस पे ले आया। मेरा माउस का बटन अभी तक दबा हुआ है, मैंने ड्रैग किया और मैंने ड्रॉप कर दिया। उसने पूछा आप जिस कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हो उसका नाम क्या? तो मैं अभी इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखा, मैंने कहा GMP। बन गया। ये आपका वो वेरिएबल है जो आपके मॉडल में, ये उसके वो आइटम्स हैं जो यहां पे आपने अपने क्वेश्चनियर में रखे थे। अब टेक्निकली अगर वेरिएबल में कहता ना तो प्रॉब्लम क्या थी? वेरिएबल का मतलब है कि मैं आइटम्स को जम करके एक नया एंटिटी डेवलप करूं। जम का मतलब मिक्स कर दूं, मर्ज कर दूं। अगर मैं उनको मर्ज करके एक वेरिएबल जनरेट करता तो वो वेरिएबल कहलाता। क्यों? वेरिएबल का मतलब है ऐसी कोई चीज, कोई एंटिटी जिसके अंदर वेरिएबिलिटी मौजूद, चेंज मौजूद। सही है, वेरिएबल कहते हैं उसको। लेकिन जब मैं किसी 5-6 आइटम्स को मैंने मिला के, मतलब मैंने उनका मीन लिया, तो जो नया आइटम या नया वेरिएबल मैंने जनरेट किया उसमें जो वैल्यूज होंगी वो भी तो वेरिएबिलिटी रखती होंगी। मीन है ना, सारी वैल्यूज वन नहीं आ सकती अनलेस कि आपके 5 आइटम्स की 5 सारी वैल्यूज वन आ गई, अदरवाइज वो कोई ना कोई डेसिमल में चेंज दिखा रहा हो। लेकिन मैंने यहां पे कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं उन आइटम्स को जम करूं। मुझे हर एक आइटम, हर एक सवाल की अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मुझे हर एक आइटम की, हर एक इंडिकेटर की सेपरेट एनालिसिस चाहिए। मॉडल के अंदर कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो मुझे जम करके नुकसान होगा, मैंने उनको बाहर रखा। अब सबसे आसान तरीका ये है कि पहले जितने भी कंस्ट्रक्ट्स है ना, अगर कोई 17, 18, 19, 20 कंस्ट्रक्ट्स नहीं है तो, अब मेरे पास 4 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने तमाम आइटम्स को कंस्ट्रक्ट में कैनवस पे ले आऊंगा, फिर मैं उनको स्ट्रक्चरिंग। अगर किसी के पास मॉडल बहुत मैसिव, ठीक है, मतलब उसके अंदर मीडिएशन भी है, मॉडरेशन भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद 8-9 है, फिर बीच में 2-3 मीडिएटर्स आ रहे हैं, फिर डिपेंडेंट भी है, तो क्या करना, पहले डिपेंडेंट से कहानी शुरू करना। ठीक है, डिपेंडेंट से कहानी शुरू करना मतलब मॉडल सीधे हाथ से बनाना शुरू करना। उससे होगा क्या कि आसानी से तुम थोड़े थोड़े वेरिएबल्स ऐड करोगे और साइमल्टेनियस एनालिसिस चेक करते जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि पूरा मॉडल जब तक कैनवस पे नहीं बनेगा हम एनालिसिस नहीं कर सकते, नहीं। आप ब्रेकडाउन के अंदर एनालिसिस करो अगर आपका मॉडल बहुत बड़ा है। राफे कितने मॉडल के अंदर वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? 36 वेरिएबल्स कैसे हैं? वो तो हाइपोथेसिस है। कैसे बेटा? मेरी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही होती मैं तुम्हें इसका जवाब देता, मैं दूंगा 15। अब 15 मॉडल के अंदर एक वेरिएबल में 15 वेरिएबल्स हैं। तो पहले इधर इसके 3 डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर बीच में 3 मीडिएटर्स हैं और उसके बाद जितने बचे, ये 6 हो गए ना, बाकी जो 9 है वो सारे इसके इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसके 3 डिपेंडेंट बनवाए और 3 मीडिएटर्स बनवाए, और इन दोनों का क्योंकि रिलेशनशिप था तो मैंने यहीं तक का इसका मॉडल बनवाया और मैंने कहा पहले इसके ऊपर सारी अपनी जो है ना वो चीज़ें चेक कर लो। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब इसके जो 9 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें से 3 ऐड करवाए, मैंने कहा एनालिसिस चेक करो। अभी मैं बहुत छोटे मॉडल पे काम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे हैंड्स ऑन करानी है। जब आप बड़े मॉडल पे काम करोगे तो यही पेडागोजी, यही मेथड फॉलो करना, एक एक वेरिएबल ऐड करते जाना और जितनी चीज़ें चेक करनी है सब करते जाना। एक साथ तुम्हारे सामने जब इतना बड़ा टेबल आएगा ना तो तुमसे एनालाइज ही नहीं होगा उस टेबल में गलत कहाँ पे और सही कहाँ पे, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी और एक पॉइंट के बाद इरिटेशन शुरू हो जाती है। मैंने भले यहाँ पे GMP ऐड कर दिया, मैं यहाँ से GMP डिलीट कर देता हूँ।
मेरे पास डिपेंडेंट साइड के ऊपर दो कंस्ट्रक्ट्स हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। मैंने पहले ये देख लो फिल्टर का बटन है, ये एक्सेल पे भी इसी शेप का इसी सिंबल का बटन आता है फिल्टर का। आप इस फिल्टर के बटन को सिलेक्ट करके जो आखिर में लिखा हुआ है ना यूज शो अनयूज्ड, इस पे चेक लगा दो। इससे होगा क्या, इनिशियली जब आप मॉडल, जब मैं इधर से इंडिकेटर की लिस्ट में से कोई आइटम उठा के उधर डालूंगा ना, वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मिक्स एंड मैच ना हो। खुदा ना खास्ता आप देखो वो मुझे ये अलाउ कर देगा। ये टेक्निकली दो कंस्ट्रक्ट के अलग अलग आइटम्स हैं, लेकिन मैंने उसको कहा कि इन सबको मिला के एक बना दो, तो उसने बना दिया रिगार्डलेस। उसने पूछा नहीं मुझसे कि भाई ये दो अलग हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हाथ आगे पीछे हुआ, शिफ्ट के साथ कोई और क्लिक हो गया और उधर चला गया, तो आप ढूंढते ही रहोगे मसला कहां। पहले मैंने पकड़ा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के पांचों आइटम्स को, इधर लेके गया, मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैं लेके, अब देखो यहाँ पे ईपी के गायब होगा, ईपी नहीं है यहाँ पे क्योंकि ईपी चला गया कैनवस पे। फिर मैं आई है ईएनपी पे, मैंने ईएनपी को पकड़ा, यहाँ पे ड्रॉप करके ओके कर दिया। गलती पकड़ने का एक ऑप्शन और है कि आपने कोई और आइटम कहीं तो ऐड नहीं कर दिया। GSCI, तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्ट बनाऊंगा जब मैं, तो इसका नाम ऑटो आना चाहिए GSCI। अगर खुदा ना खास्ता मैंने इसके अंदर एक आइटम GMP का ऐड कर दिया और बाकी सारे GSCI के कर दिए, तो यहां पे शो होगा अल्फा, क्योंकि वो अब नाम आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जैसे ही किसी मॉडल के ऊपर किसी कंस्ट्रक्ट को डेवलप करते वक्त उसका ऑटो नेम आए अल्फा, इसका मतलब है उसके अंदर कोई गलती है। एक गलती और होती है, बहुत रेयर होती है लेकिन होती है। जब आप SPSS के अंदर कोड्स बना रहे हो, तो अभी आपके तो बने, अगर कोई बच्चा इनिशियल लेवल के ऊपर काम करे और वो बोले कि यार मेरे तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर कोड्स, तो मुझे तो खुद बनाने होंगे, ठीक है। तो अब क्या गलती होती है कि कभी कभार बच्चा लिखते वक्त क्या करता है, कोड है EPI, और वो लिखते वक्त उससे गलती से कोई एक आइटम के अंदर EIP आ गया। अब वो जब लिस्ट देख रहा होगा तो शायद उसको नजर भी ना है। अब आप यहां पे जब उसको शिफ्ट करोगे ना, तो सारे तो EPI चल रहे होंगे, एक बीच में EIP होगा, वो जनरली EIP होगा। आपने किसी और कंस्ट्रक्ट के आइटम को नहीं उठाया, लेकिन आपने कोड बनाते वक्त SPSS पे गलती कर दी, तो वो अल्फा दिखाएगा। जिस पॉइंट पे ये अल्फा दिखा दे, होल्ड करना, वापस SPSS पे जाना, चीज सही करना, दोबारा डाटा अपलोड करना, फिर काम करना, वरना ये गलतियां तुम्हारे एनालिसिस को इवेंचुअली इफेक्ट कर देंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब मैंने यहां पे ये दो आइटम्स रखे, दो कंस्ट्रक्ट्स रख लिए, और ये आ गया मेरा तीसरा कंस्ट्रक्ट, सही है। अभी मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टच भी नहीं किया, मैंने ये तीन कंस्ट्रक्ट्स रखे हैं। और देखो, अगर तुम मॉडल को देखोगे तो मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं डिपेंडेंट वेरिएबल से चलना शुरू करता हूं, ठीक है। मुझे याद है कि मॉडल्स के अंदर कितने हैवी जो है वो वेरिएबल्स मौजूद है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो गए लाजमी, हम भी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल से स्लोली ग्रेजुअली बढ़ना शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट की तरफ। अगर मॉडल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही हो तो आप एक एक वेरिएबल ऐड करके बढ़ो, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन एनालिसिस के अंदर गलती ऑन द स्पॉट पकड़ में आ जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल है, शक्ल खूबसूरत बनाने के लिए मुझे डिपेंडेंट के जो आइटम्स हैं वो चाहिए उसके राइट हैंड साइड पे, जैसे ईपी के आइटम्स हैं। लेकिन जब आप ईएमपी को देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता है कि GSCI जो है वो मीडिएटर है, तो मीडिएटर के पीछे एक वेरिएबल मौजूद है जिसका एरो जब मीडिएटर तक आएगा तो वो येलो लाइन से बीच से गुजर रहा होगा। अब या तो मैं इनके आइटम्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करूं, और दूसरी चीज, आइटम एडजस्ट करने के बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लाइंस एडजस्ट करनी होती है। वो जो हाइपोथेसिस की लाइन होती है दो वेरिएबल के बीच में, आपने उसको भी ऊपर नीचे करके टेढ़ा मेढ़ा करके करना होता है, ताकि उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो सही से नजर आनी चाहिए। कोशिश करना डायग्राम जितनी साफ बने उतना अच्छा।
मैंने क्या करना है, मुझे इसके आइटम्स चाहिए इसके राइट साइड पे, तो मैंने इसके ऊपर किया लेफ्ट क्लिक, ये दिए हुए मेरे पास 4 ऑप्शंस, अलाइन इंडिकेटर्स टू द टॉप, टू द लेफ्ट, टू द बॉटम, टू द राइट, और इनके शॉर्ट्स कीज भी दी हुई हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। वो गेम खेलते वक्त याद होगा, ASW, ASDW, AWSD, वो वही वाली कीज। अगर किसी ने सागा वागा खेला हुआ तो उसको याद होगा। आ गए राइट पे। मैंने थोड़ा सा जूम आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल दबा के अपने माउस के स्क्रॉलर को डाउन किया। अदरवाइज आप यहां से भी करो, लेकिन वो पे बर्दाश्त नहीं होता, वो भागने लग जाता है। अलाइनमेंट सीधी हो गई, दोनों एक लाइन में। मैंने शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट किया। यहाँ पे कंट्रोल से सिलेक्शन नहीं होती, कैनवस पे कंट्रोल से सिलेक्शन नहीं होती, शिफ्ट से सिलेक्शन होती है, चाहे इंडिविजुअल सिलेक्शन हो चाहे मल्टीपल सिलेक्शन हो, शिफ्ट से होगा। मैंने इन दोनों को पकड़ा और मैंने किसी एक पे लेफ्ट क्लिक करके फिर से जो है वो टू द राइट कर दिया, ताकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप कैनवस में आगे पीछे करते हो तो आइटम्स बहुत करीब करीब आ जाते हैं, आपको नजर नहीं आ रहे होते। तो आप एक दफ़ा उनकी अलाइनमेंट को एक साइड पे कर दोगे तो वो सब अपने एक्सटेंडेड लेवल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद है ये मीडिएटर, ठीक है। अभी तक तो ये मीडिएटर नहीं है ना, इस मॉडल में अभी तक तो ये मीडिएटर नहीं है ना, तो मैं इसको कहीं पे भी प्लेस कर दूं और इसकी जो आइटम्स की डायग्राम्स हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, वो मैं अभी कहीं भी रखूं। मेरा पॉइंट ये है कि इन 3 वेरिएबल्स के जो एनालिसिस है वो सीधा आ जाए, फिर मैं चौथा ऐड करके देखूं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये दिया हुआ कनेक्ट का बटन ऊपर, सही है। कनेक्ट के बटन को दबाया, GSCI का एक एरो जा रहा था EP तक और एक एरो जा रहा है ENP तक। कनेक्ट का बटन मेरा दबा हुआ है, तो मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया इससे। अब देखना है, ENP लाल है, तो अगर आपके मॉडल में कोई भी कंस्ट्रक्ट या कोई भी सर्किल रेड शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एनालिसिस में अभी नहीं काम करेगा, उसमें कोई एरर मौजूद है, कोई गलती, कोई कमी मौजूद है, जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं हुआ। सही है। ये करने के बाद मैंने सबसे पहले सेव के बटन पर क्लिक किया ताकि मेरा मॉडल सेव हो, और फिर मैंने जाके अब यहाँ से ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ना, ये आपने बार बार करते जाना है जब तक कि आपका एनालिसिस पूरी तरह से सही ना हो जाए। कैलकुलेट एल्गोरिथम, पहला ऑप्शन, सही है। ये वो इकलौती डायग्राम है जिसमें आपने एक क्लिक को सिर्फ सेट करना है, अदरवाइज किसी ऑप्शन को छेड़ना भी नहीं। ये जो पहली जगह पे लिखा हुआ है ना, वेइंग स्कीम, ये है पाथ पे। कोशिश कर जागने की, सामा कोशिश कर। आपने इसको फैक्टर पे कर देना भाई, बहुत शदीद नींद आती है इसमें। हाँ, ये इतना बोरिंग है कि अगर आपको जो है ना वो आपका कोई मुद्दा ना फंसा हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। क्या अजाब है ये। अच्छा, स्टार्ट कैलकुलेशन। आपने सिर्फ वेइंग के अंदर पाथ से हटा के फैक्टर कर दिया, बाकी हर चीज वैसी रही, और इवेंचुअली आपने इसके अंदर स्टार्ट कैलकुलेशन कर दी। ये ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ओपन रिपोर्ट का ऑप्शन पे टिक होना चाहिए। आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या होना चाहिए, आपका क्या आ रहा है, सही कैसे होगा, ये बातें मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक दफ़ा पूरा मॉडल कंप्लीट कर रहा हूँ और एक दफ़ा एल्गोरिथम चला के मैं ब्रेक देगा। लेना है ब्रेक?
मैंने इसके मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी ये आपके पास पूरा मॉडल फॉर्म हो चुका है, जिस फॉर्मेट के अंदर आपके अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जैसा बना हुआ है बिल्कुल ये वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक बनाने के बाद आपने इसको पहले सेव कर लेना है, सेव करना नहीं भूलना। दूसरा, आपने कैलकुलेटर पे जाके एल्गोरिथम पे क्लिक करना है, और क्योंकि आप एक दफ़ा एल्गोरिथम फैक्टर पे चला चुके हो तो अब उसने अपने पास सेटिंग सेव कर ली है। ठीक है, तो आपको बार बार इसके अंदर फैक्टर को चेक करने की ज़रूरत नहीं। आपने ये किया और आपने कैलकुलेट कर दिया। जैसे ही आपके पास ये एनालिसिस आ गया, इसको हम कहते हैं, जो पीएलएस एल्गोरिथम से हमारे पास एनालिसिस आ रहा है, हम उसको कहते हैं मेजरमेंट मॉडल। सही है। और इस एनालिसिस के मतलब इनके अंदर, इसके अंदर जो कुछ भी आता है, जब तक वो सही नहीं होगा आप इसके अगले लेवल पे नहीं जा सकते। और ये सबसे बड़ी अजियत, और इसकी सबसे बड़ी अजियत, इसके अंदर जो अजियत है उसके अंदर सबसे बड़ी अजियत कहां गई? ये इतनी खूबसूरत चीज है कि आपके मॉडल में 4 वेरिएबल हो, आपके मॉडल में 40 वेरिएबल, इसने सिंदूर का रंग दिखाना ही दिखाना लाजमी। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी ने रन किया मॉडल और उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा, सब काला हरा हुआ, बहुत रेयर होगा। और वो ऐसा ही होगा कि उन्होंने किसी से डाटा लिया है जो पहले चल चुका है। जेन्युइन डाटा के ऊपर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं हो सकता कि जिसके ऊपर लाल हो, एक आधा लाल लाजमी आएगा, जैसे इसमें आया, और लाल एक्सेप्टेबल। यहां पे भी लाल है। जिन टेबल्स की मैं बात करूंगा ना, वहां पे कहीं पे भी लाल नहीं आ सकता। फिर कुछ टेबल्स के अंदर तो आपको कलर कोड्स मिल जाएंगे। 2 टेबल ऐसे हैं जिनको आपने एक्सेल पे ले जाके चेक करना है। तो अगर आपके मॉडल में कोई 30 वेरिएबल के आसपास या 20 वेरिएबल के आसपास है, तो उस कंडीशन में आपको वैसे भी वो वेरिएबल समझ में, वो टेबल समझ में आई नहीं रही हो। वो जब आप एक्सेल पे लेके जाओगे, फॉर्मूले पंच इन करोगे, उसके बाद उसको आप 1 बाय 1 करके चेक करोगे। एक्सेल ने इतना काम आसान कर दिया कि आपका वो काम जो आप मैनुअली करते थे, शायद आधे घंटे पौने घंटे लगते, वो आपको 10 मिनट में करके दे देगा। टेंशन तब होती है जब उसको चेक करने के बाद वो गलत आता है। क्लियर? क्या चेक करना है और इसी एनालिसिस के अंदर क्या करना है, क्योंकि इसके बाद वाले एनालिसिस में जो रिजल्ट आएगा सब सही है। सिर्फ यह इकलौता एनालिसिस है पीएलएस एल्गोरिथम का जिसमें जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा तब तक आप अगले एनालिसिस पे नहीं जाओ। और अगर यहां सब कुछ सही है तो अगले एनालिसिस में कोई भी रिजल्ट आ वो एक्सेप्टेबल। क्लियर?